बहुत समय पहले की बात है। सिद्धपुरा गांव में शंकर नाम का व्यापारी अपनी पत्नी विमला और अपनी 10 साल की बेटी कोयल के साथ रहता था। वो रोज सुबह बाजार जाता और अपना व्यापार खत्म करके शाम को घर लौट आता। सारे गांव के लोग उसे मेहनती इंसान मानते थे और सच यही था कि शंकर एक बहुत ही मेहनती इंसान था। एक दिन शंकर व्यापार करके रात के समय घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक घायल परी दिखाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। परी की आवाज सुनकर शंकर उसके पास आता है और कहता है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, लेकिन आपको इतनी चोट लगी कैसे? मैं हर रोज रात को परिलोक से पृथ्वी लोक सैर करने आती हूँ, लेकिन आज मेरा सामना एक मक्कार चमगादड़ से हो गया। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियाँ लेना चाहता था। मैं किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भाग गई, लेकिन उससे लड़ते लड़ते उसने मुझे बहुत घायल कर दिया। प्लीज मेरी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, अब आप ठीक हो जाएंगी। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसी हालत में डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। लोग मुझे पहचान जाएंगे और हो सकता है कि वो मुझे वापस परीलोक जाने ही ना दे। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं, पर कोई बात नहीं, आप यहीं पर रुकिए। मैं अभी डॉक्टर से आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। शंकर जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और मलहम और दर्द की दवाई लेकर वापस आता है और परी के जख्मों पर लगाता है। शंकर की हेल्प करने से परी बहुत खुश होती है और वो उससे कहती है, वाकई में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझे देखता तो शायद वो मेरा दुरुपयोग करता और मेरा फायदा उठाने की कोशिश करता, लेकिन तुमने बिना लालच के मेरी मदद की, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारे घर के पास जो एक कुआं है वो कोई आम कुआं नहीं है, वो परीलोक का जादुई कुआं है। उस कुएं के अंदर सोने की खदान है। तुम उस कुएं के अंदर से सोना निकालकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये बात तुम किसी को बताना मत। जी हाँ परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मुझे ये राज बताया। अच्छा, तो अब मैं परीलोक चलती हूँ। मेरा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। इसके बाद परी अपने परीलोक चली जाती है। शंकर परी के बताए अनुसार कुएं के अंदर जाता है तो देखता है कि वाकई में कुएं के अंदर तो खजाने का खदान है। शंकर बहुत खुश होता है और अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से कुछ सोना लेकर बाहर आ जाता है और घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सो जाता है। अब अगले दिन शंकर बाजार में व्यापार करने के लिए निकल जाता है और बाजार में एक जौहरी के पास जाता है और कहता है, क्यों भाई, कैसा चल रहा है धंधा? तुम कहो तो एक अच्छा सौदा दूं क्या? अरे भाई, तुम्हारे पास क्या सौदा हो सकता है भला? शंकर अपने थैले से सोने के कुछ सिक्के बाहर निकालता है और उस आदमी को थमा देता है। ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है और कहता है, अरे क्यों भाई, तुम्हारे घर के कुएं से सोना निकल रहा है क्या? ये तुम कहाँ से लाए हो? अरे अब तुम इधर उधर की फिजूल की बातें मत करो और मुझे इसका कितने पैसे दोगे वो बताओ। इसके बाद वो सेठ उसके बदले शंकर को अच्छे खासे पैसे दे देता है, लेकिन वो सेठ अभी भी सोच में था। अरे कल तक तो ये शंकर बहुत गरीब था, भला एक गरीब व्यापारी के पास इतने कीमती सोने के सिक्के कैसे हो सकते हैं? खैर मुझे क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन शंकर की पत्नी विमला कहती है,
सुनिए जी, कल हमारी बेटी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि उसके लिए कुछ अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाओ। वो बहुत खुश हो जाएगी। अगर आप मुझे थोड़े कुछ पैसे दे देते तो मैं खाने का कुछ सामान खरीद कर लाती। अरे विमला, कल हमारी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम पूरे गांव को बुलाकर उनको दावत दें। आखिर हमारी बिटिया रानी का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे। ये लो पैसे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की? अरे ना विमला, तुम कुछ भी सोचती हो। वो क्या है ना, कुछ दिनों से मेरे धंधे में बहुत मुनाफा हो रहा है। लोग आजकल अच्छे पैसे दे रहे हैं। अब यूँ समझो कि हमारी गरीबी के दिन गए। विमला अपने पति की बात मान लेती है और कल अपनी बिटिया रानी के जन्मदिन की सारी तैयारी कर लेती है। अगले दिन सभी गांव वाले शंकर के घर दावत खाने आते हैं। शंकर के घर की दावत देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये शंकर इतना अमीर कैसे हो गया जो पूरे गांव वालों को दावत दे रहा है? पहले तो खुद ये लोग अपना पेट भर सके वही गनीमत थी। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। ऊपर वाला जाने ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है इसके। खैर हमें क्या, हमें तो दावत से मतलब है। खाओ खाओ खूब खाओ। सभी लोग बड़े चाव से दावत खाते हैं। तभी एक गांव वाला शंकर के पास आकर उससे बोलता है। और शंकर बेटा, दावत तो बहुत बढ़िया थी तुम्हारी। कोई लॉटरी लगी है क्या जो इतने पैसे घर में आने लगे? अरे चाचा, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है, बस धंधे में अच्छा मुनाफा हो रहा है और कोई बात नहीं है। तभी पीछे खड़ा गांव का कैलाश कहता है। ये शंकर का बच्चा जरूर कुछ छुपा रहा है। आखिर मैं भी तो एक व्यापारी हूँ, मुझे तो इतना मुनाफा नहीं होता। इसने ऐसी कौन सी सोने की खदान ढूंढ ली जो मुझे नहीं मिली। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। अगले दिन से कैलाश शंकर के ऊपर नजर रखने लगता है। घर से बाजार तक उस पर नजर रखता है। ऐसे ही एक दिन शंकर बाजार से अपने घर वापस लौट रहा था। घर जाने से पहले शंकर उस परियों के जादुई कुएं के पास जाता है। अरे ये शंकर इस कुएं के पास क्या कर रहा है? शंकर कुएं के पास पहुंचकर आसपास देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर कैलाश दूर से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। वो देखता है कि शंकर एक खाली झोली लेकर रस्सी के सहारे कुएं में उतरता है। फिर कुछ देर के बाद शंकर सोने से भरी झोली लेकर बाहर निकलता है। ये देखकर कैलाश चौंक जाता है। मुझे तो पहले ही शक था कि इसके हाथ जरूर कुछ खजाना लगा है। अब जब मुझे इसके बारे में पता ही चल चुका है तो क्यों ना मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊं। इसके अंदर से मैं भी सोना निकालूंगा, जिसे देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी और हम भी अमीर बन जाएंगे। अगले दिन कैलाश भी चोरी छुपे उस कुएं के अंदर जाता है। रस्सी की सहायता से कैलाश नीचे उतरता है। तब उसे कुएं के अंदर बस झाड़ियाँ और अंधेरा ही दिखाई देता है। थोड़ा आसपास देखने के बाद कैलाश को एक सुरंग दिखाई देती है। कुएं के अंदर सुरंग? शायद इस सुरंग के पास ही होगा ढेर सारा खजाना। मैं तो आज माला माल होने वाला हूँ। कैलाश लालच में उस सुरंग के अंदर जाता है। वो जैसे ही सुरंग के अंदर पहुंचता है तो उसे ढेर सारा जगमगाता हुआ सोना ही सोना दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अब मैं जल्दी से सोना अपनी झोली में भर लेता हूँ। कैलाश जल्दी जल्दी बहुत सारा सोना अपनी झोली में भर लेता है
और कुएं से बाहर आ जाता है। फिर उस सोने की झोली को अपनी पत्नी को ला कर देता है। इतना सारा सोना देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अरे इतना सारा सोना आप लाए कहाँ से हैं? इसके बाद कैलाश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब हम सोने को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। अब कैलाश रोज रात को कुएं में जाता और झोली भरकर सोना घर लाता। एक दिन कैलाश की पत्नी कैलाश से कहती है, सुनिए जी, आप रोज रोज कितना चोरी छुपे थोड़ा थोड़ा सोना लाएंगे। अगर आप एक बार ढेर सारा सोना ले आओगे तो 1 महीने तक कुएं में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आज रात को आप ढेर सारा सोना लेकर आना। हाँ भाग्यवान, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज रात को ही ढेर सारा सोना लेकर आऊँगा। कैलाश रात को कुएं में जाता है और अपनी झोली में सोना भरना शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत ही बड़ा हरा सांप आता है। अरे अचानक इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? अब मैं जल्दी जल्दी सोना भरकर कुएं से बाहर निकलता हूँ। अब कैलाश जल्दी जल्दी बहुत सारा सोना अपनी झोली में भरने लगता है। तभी वो सांप उसके पास पहुंच जाता है और उसे डस लेता है और वहीं पर कैलाश की मृत्यु हो जाती है। उधर कैलाश की पत्नी रात भर कैलाश का इंतजार करती है। जब सुबह तक उसका पति घर वापस नहीं आता तो वो रोते रोते शंकर के घर पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। फिर शंकर कुएं के अंदर जाता है तो देखता है कि कैलाश मरा पड़ा है। ये खबर जब उसकी पत्नी को वो देता है तो वो बहुत रोती है। तब शंकर कहता है, भाभी जी, अगर आप हमसे कह देती कि आपको धन की जरूरत है तो हम दिल खोलकर आपकी मदद कर दे, लेकिन आपने चोरी और लालच का रास्ता चुना, जिसका फल अब आपको भुगतना पड़ रहा है। उसकी पत्नी को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। एक छोटे से गांव में 2 बहनें राधा और माया बचपन से ही साथ रहीं, पर स्वभाव में एकदम विपरीत थी। बड़ी बहन राधा लालची और मतलबी थी। वो चाहती थी कि उसके पास सबसे बढ़िया चीजें हो और सभी लोग उससे ईर्ष्या करें। तो वहीं माया छोटी बहन बिल्कुल अलग थी। उसका दिल बहुत बड़ा और दयालु था और उसे लोगों की मदद करना पसंद था। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनें अलग अलग रहने लगी। राधा ने अपने लिए गांव में एक सुंदर बड़ा सा घर बनवाया और वहां पर अकेली रहने लगी। माया ने एक छोटा सा घर चुना और गांव के करीब रहकर लोगों की मदद करने में ही संतोष पाने लगी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज पहुँचे। उनकी साधारण पोशाक और थके हुए चेहरे से स्पष्ट था कि उन्होंने लंबी यात्रा की है। सबसे पहले वो राधा के दरवाजे पर पहुँचे। राधा ने दरवाजा खोला और साधु को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नाखुशी थी। साधु ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं दूर दूर से घूमता हूँ और आज बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? बाबा, मेरे पास खुद का भी समय और साधन कम है। मैं किसी के लिए मुफ्त में खाना क्यों बनाऊं? माफ कीजिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। साधु थोड़ी देर तक उसकी बातों को समझते हुए खड़े रहे और फिर चुपचाप वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर जाकर साधु माया के घर पहुँचे। साधु ने दरवाजा खटखटाया। माया ने दरवाजा खोला और साधु को देखकर तुरंत आदर पूर्वक बोली, आइए बाबा, लगता है आप बहुत थके हुए हैं। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए।
साधु ने पानी पिया और माया की विनम्रता से भरे व्यवहार को देखकर प्रसन्न हो गए। बाबा, क्या आप कुछ खाएंगे? मेरे पास साधारण खाना है, लेकिन दिल से परोसूंगी। तुम्हारा ये प्रेम ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो बेटी। माया ने जल्दी से रोटी और दाल बनाई और साधु को खाना परोसा। साधु ने भोजन किया और फिर माया से कहा, बेटी, तुम्हारे सेवा भाव ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी रसोई अब से चांदी की हो जाएगी और इसमें जो भी खाना बनेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसे दूसरों के साथ बांट सकती हो। बाबा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल है। मैं इसे गरीबों के लिए ही उपयोग करूंगी। अगले ही दिन माया की रसोई सचमुच चांदी की बन गई। गांव के लोग उस चमचमाती चांदी की रसोई को देखकर चकित रह गए। लेकिन माया का दिल अभी भी पहले जैसा ही था। वो खुशी खुशी लोगों को भोजन परोसती, बिना किसी स्वार्थ के। राधा को जब इस बारे में पता चला तो वो तिलमिला उठी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी साधारण और गरीब बहन को ऐसी जादुई रसोई कैसे मिल सकती है। उसने खुद से कहा, अगर माया को चांदी की रसोई मिल सकती है तो मुझे तो सोने की रसोई मिलनी चाहिए। आखिर मैं उससे ज्यादा मेहनती हूँ। उसने उसी रात माया से मुलाकात की। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। माया, तुमने उस साधु से सोने की जादुई रसोई का आशीर्वाद क्यों नहीं मांगा? चांदी की जादुई रसोई से क्या होगा? दीदी, बाबा ने मुझे जो दिया मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बस यही सोचती रहो और गरीबों को खिलाती रहो। मैं तो खुद साधु जी को ढूंढूंगी और उनसे आशीर्वाद लेकर सोने की जादुई रसोई बनवाऊंगी। राधा ने अगले ही दिन साधु को ढूंढने का फैसला किया। कई दिन तक भटकने के बाद उसने साधु को आखिरकार एक जंगल में पा लिया। साधु महाराज उसे देखकर हैरान हुए, परंतु उन्होंने उसे सुना। बाबा, आपने मेरी बहन को चांदी की रसोई दी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे सोने की जादुई रसोई का आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे भी आपकी कृपा चाहिए। साधु ने राधा के चेहरे पर स्वार्थ और लालच देखा, फिर भी उन्होंने एक मौका देने का सोचा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सोने की जादुई रसोई का आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन याद रखना इसका उपयोग सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए करना। बिल्कुल बाबा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। उसके बाद वो तुरंत खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले ही दिन राधा की रसोई सच में सोने की बन गई। उसकी आंखें सोने की चमक देखकर और भी लालच में भर गईं। गांव वालों को दिखाते हुए उसने कहा, देखो, मेरी रसोई अब सोने की है। यहाँ आओ, लेकिन मुझे तुमसे खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। गांव के लोग चकित थे, लेकिन पहले पहले वो पैसे देकर भी उसकी रसोई से खाना लेने लगे। माया ने राधा को समझाने की कोशिश की। दीदी, रसोई का आशीर्वाद दूसरों को खिलाने के लिए है, इसे मत बेचो। तुम समझ नहीं सकती माया, मुझे देखो, मैं कितनी जल्दी अमीर बन जाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद लोगों को राधा की रसोई से कोई सुख नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसके यहाँ आना बंद कर दिया और वो फिर से माया की रसोई में वापस जाने लगे, जहाँ उन्हें प्यार और सेवा का एहसास होता था। धीरे धीरे राधा की सोने की रसोई से बना खाना खराब होने लगा और उसमें से अजीब सी गंध आने लगी। राधा परेशान होकर रोने लगी। उसे साधु महाराज की बात याद आई कि ये रसोई दूसरों की सेवा के लिए थी, न कि लालच और पैसों के लिए। उसने तुरंत माया के घर जाकर माफी मांगी।
माया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ में ये आशीर्वाद खो दिया। मुझे अब समझ आया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। दीदी, यही असली सुख है। आओ, अब हम दोनों मिलकर लोगों की सेवा करेंगे। तुम्हारी रसोई भी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। उस दिन से दोनों बहनों ने अपनी अपनी रसोई का उपयोग गांव के भूखे लोगों को खिलाने के लिए करना शुरू कर दिया। अब उनकी जादुई सोने चांदी की रसोइयाँ केवल रसोई नहीं, बल्कि गांव में सेवा और प्रेम का प्रतीक बन गयी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।